Hello and welcome back to Dronacharya IAS YouTube channel. You're watching daily editorial analysis covering 22nd April 2022. इस वीडियो लेक्चर में हम आज के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स बिगिन विद इट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल RS-28 सरमाट के बारे में है. वेल, रिसेंटली रशिया हैज़ टेस्टेड देयर न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. रशिया ने अपनी न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है, विच इज़ सरमात. एंड दिस सरमात इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेटन सेकेंड. इसे सेटन सेकेंड भी कहा जाता है. वेल, रशिया ने अपनी नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 सरमात उस टाइम पे टेस्ट की है जब ऑलरेडी रशिया और यूक्रेन के बीच में एक ऑनगोइंग वॉर चल रहा है. तो यहाँ से सरमात इम्पॉर्टेंट हो जाता है. वेल, दिस वाज द फर्स्ट टेस्ट लॉन्च ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सरमात आफ्टर हैविंग बीइंग डिलेड अर्लियर इन 2021. इससे पहले 2021 में इसका टेस्ट होना था, बट देन इट गॉट डिलेड एंड इसके बाद अब ये नेक्स्ट टाइम अब जाकर हुआ है. नाउ it has been launched, ये याद रखिएगा, this place is important. This has been launched from Peleisk in the northwestern Russia. Northwestern Russia में there's a place called as Peleisk. वहाँ से इसे लॉन्च किया गया है. एंड इस लॉन्च के बाद इसका जो इंटेंडेड टारगेट है दैट वाज इन कामचटका पेनिनसुला. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. रशिया का हम बिल्कुल जो नॉर्थ ईस्टर्न एंड देखते हैं वहाँ पे वी हैव कामचटका पेनिनसुला. इट इज़ ऑलमोस्ट 6,000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम पेलेस्क विच इज़ इन नॉर्थ वेस्टर्न रशिया. तो रशिया के अंदर ही ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया है. नाउ इफ वी नो समथिंग मोर अबाउट RS-28 सरमात, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि ये एक लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल है. सो दिस इज़ अ लिक्विड फ्यूल्ड मिसाइल. ये ऐसे कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. नाउ व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि हमारे पास अगर हम इसे US के इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के साथ कंपेयर करें, सो विच हैव मूव्ड ऑन टू सॉलिड फ्यूल सिस्टम. तो US का जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है वो अभी सॉलिड फ्यूल सिस्टम यूज़ करता है, लेकिन रशिया का जो RS-28 सरमात इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसके अंदर लिक्विड फ्यूल यूज़ किया गया है. एंड इसके अलावा अगर हम इसकी डेवलपमेंट की बात करें, so it was widely known that Russia was developing their new intercontinental ballistic missile so that they can replace their older ones. And इसे लेकर इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो 2018 में रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कर चुके थे. एंड इसकी एक्चुअल डेवलपमेंट कहा जाता है कि दिस वाज डन इन 2009 to 2011. तब से इसकी डेवलपमेंट शुरू हुई है. इन 2018 में इसे अनाउंस किया गया एंड अब 2020 में जब रशिया और यूक्रेन के बीच में ऑलरेडी देयर इज़ अ वॉर गोइंग ऑन, उस टाइम पे इस RS-28 सरमात न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को टेस्ट किया गया है. नाउ वी आर सीइंग दैट रशिया और जो वेस्टर्न पावर्स हैं इनके जो रिलेशंस हैं वो लगातार डिटेरियोरेट होते जा रहे हैं. एंड इट इज़ सेड टू हैव गिवन एन इम्पेटस टू दिस डेवलपमेंट. ये जो रिलेशंस हैं वो लगातार डिटेरियोरेट हो रहे हैं. इसकी वजह से भी इस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की डेवलपमेंट को काफ़ी रश मिला है. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक और चीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है, दैट इज़ अबाउट द नेमिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल. इस मिसाइल को हम सरमात कह रहे हैं. दिस इज़ RC-28 सरमात. एंड यहाँ पे हमने याद रखना है कि इसका जो नेम है this has been named after a nomadic tribe. So we have a nomadic tribe जो कि जो स्टेपेज हैं वहाँ पे they used to roam. एंड अगर हम प्रेजेंट डे देखें तो प्रेजेंट डे सदर्न रशिया, यूक्रेन, कज़ाकिस्तान में अर्ली मिडीवल पीरियड्स के अंदर ये नोमैडिक ट्राइब यहाँ पे हुआ करती थी. एंड इस नोमैडिक ट्राइब से डिराइव करते हुए इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम रखा गया है सरमात. सो Sarmatians, they were highly developed in horsemanship and warfare.
एंड इसके अलावा जो सर मार्टिन्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ थी और जो पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज था, दैट वाज वेरी कमेंडेबल एंड दिस कंट्रीब्यूटेड टू देयर गेनिंग वाइड स्प्रेड इन्फ्लुएंस. एंड बाय 5th century BC, Sarmatians, they had the control of land between Urals and the Don River. इसका आपको सिग्निफिकेंस समझना होगा कि सरमातिन की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ और पॉलिटिकल एक्सपर्टाइज पहली बात काफ़ी अच्छा था. हॉर्समैनशिप वॉरफेयर में दे वर हाईली डेवलप्ड. एंड बाय 5th century BC they had control of land between Urals and Don River. Very important. इसके अलावा अगर हम RS-28 सरमात के एडवांसमेंट्स और कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो RS-28 सरमात, इसका जस्ट लाइक नेटो में इट इज़ कॉल्ड एज सेतिन सेकेंड. सो इट इज़ रिपोर्टेड टू बी एबल टू कैरी 10 और मोर वॉरहेड्स. एंड इसकी कैपेबिलिटी है दैट इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ फायरिंग ओवर ईदर ऑन अर्थ्स पोल. इसकी जो रेंज है वो काफ़ी बड़ी है. इट हैज़ द रेंज ऑफ 11,000 to 18,000 kilometers. इसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है. So this will be the first Russian missile which can carry smaller hypersonic boost glide vehicles. ये कुछ important advancements की गई हैं. And along with this, they are very hard to intercept as well. तो prelims point of view से भी ये पूरा आर्टिकल important हो जाता है. याद रखिएगा, RS-28 सरमात पिलेट्स्क नॉर्थ वेस्टर्न रशिया से इसे लॉन्च किया गया है और इसका जो इंटेंडेड टारगेट था दैट वाज कामचटका पेनिनसुला. लिक्विड फ्यूल मिसाइल है. US काउंटर पार्ट सॉलिड फ्यूल मिसाइल यूज़ करते हैं. एंड इसका जो नेम है ये नुमैडिक ट्राइब सरमातिन से डिराइव हुआ है जो कि स्टेपेज में दे यूज टू रोम. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वीट प्रोक्योरमेंट के रिलेटेड इश्यूज़ और डिटेल्स को हाईलाइट कर रहा है. As we see that right now, procurement of wheat is happening for the year 2022 and 23, and this is basically the Rabi marketing season. Wheat is a Rabi crop और अब उसका marketing season शुरू हो चुका है. And therefore wheat की जो procurement है, जो government wheat को procure करती है, ये different states में चल रहा है. तो इस article के through we will understand that how is this entire procurement is carried out. किस तरह से गवर्नमेंट कौन से प्राइस पे ये प्रोक्योरमेंट करती है, किस तरह से क्वालिटी इंश्योर किया जाता है, व्हेन डज दिस प्रोक्योरमेंट टेक प्लेस, कॉस्ट कैसा होता है गवर्नमेंट के लिए, एंड व्हाई एंड फॉर whom and at what price this procurement is happening. ना यहाँ पे हमें नोट करना होगा कि गवर्नमेंट जो फूड ग्रेन्स हैं उसे प्रोक्योर करती है, जैसे कि जिसमें राइस, वीट और जो कोर्स ग्रेन्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. एंड दिस इज़ डन टू इंश्योर दैट फार्मर्स दे आर रिसीविंग देयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP. एंड इसके अलावा स्टॉक भी मेंटेन रखा जाता है एंड इस स्टॉक को यूज़ किया जाता है टू डिस्ट्रीब्यूट इट टू पुअर हु आर कवर्ड अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अदर जो बाकी स्कीम्स हैं PDS और उसके अलावा जिन स्कीम्स में फूड ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसके लिए इस स्टॉक को ख़रीदा जाता है, प्रोक्योर किया जाता है. एंड अगर इस प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को देखें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया along with the state government agencies, they procure the wheat. फूड कॉरपोरेशन इंडिया का जो व्हीट प्रोक्योरमेंट सिस्टम है दिस कैन बी डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड. दो तरीक़ों से हो सकता है. डिसेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है और सेंट्रलाइज्ड भी हो सकता है. नाउ अगर सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम को देखें तो ऐसे केस में फूड ग्रेन्स की जो प्रोक्योरमेंट है वो सेंट्रल पूल से की जाती है. इट इज़ ईदर डन बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया डायरेक्टली और बाय द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसी. FCI अपनी साइट पे ये स्टेट करती है. नो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ दिस सेंट्रल पूल. तो सेंट्रल पूल इज़ बेसिकली द स्टॉक्स विच इज़ प्रोक्योर्ड थ्रू MSP ऑपरेशन फॉर वेलफेयर स्कीम्स इन कैलमिटी रिलीफ. कहीं पे कोई नेचुरल कैलामिटी आ जाती है उस टाइम पे जो स्टॉक यूज़ किया जा रहा है या फिर PDS सिस्टम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्टॉक यूज़ किया जा रहा है, तो फॉर दैट सेंट्रल पूल इज़ क्रिएटेड.
एंड जो क्वांटिटी प्रोक्योर की जाती है बाय द स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, इट इज़ देन हैंडेड ओवर टू FCI, and then FCI store it, and then subsequently they issue it against the government of India's allocation. उस स्टेट में कितनी एलोकेशन होनी है, कितना जो सरप्लस है वो बाकी स्टेट्स में जाना है, दैट इज़ डन अकॉर्डिंग टू दी शेयर. तो फूड ग्रेन्स की प्रोक्योरमेंट अगर लेट्स से कोई स्टेट एजेंसी कर रही है, तो जो भी कॉस्ट पे है ना फूड स्टेट एजेंसीज ने प्रोक्योर किया है, देन इट इज़ रीएम्बर्स्ड बाय द FCI टू पर्टिकुलर स्टेट एजेंसी. एंड ये जो रीएम्बर्समेंट किया जाता है बाय FCI, इट इज़ डन एज पर द प्रोविजनल पर कॉस्ट शीट विच हैज़ बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और जैसे ही स्टॉक्स डिलीवर होते हैं FCI को, FCI स्टेट एजेंसीज को पेमेंट करती है. नाउ ये है हमारा सेंट्रलाइज सिस्टम. नाउ सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर अगर लेट्स से पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें, FCI या फिर स्टेट एजेंसी फार्मर्स से वीट को प्रोक्योर करेगी थ्रू आड़तियाज. आड़तियाज आर कमीशन एजेंट्स. दिस इज़ डन एज पर द APMC एक्ट. वेयरएज बाकी स्टेट्स की अगर हम बात करें, लेट्स से कहीं पे हम वीट की बात करते हैं, देन इट इज़ प्रोक्योर डायरेक्टली फ्रॉम द फार्मर्स बाय FCI. आप जब इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, यू रीड अबाउट APMC एक्ट. तो पंजाब और हरियाणा यहाँ पे क्योंकि APMC एक्ट है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट APMC एक्ट, FCI सीधा फार्मर्स से लेगी बट थ्रू आड़तियाज. लेकिन वो स्टेट्स जहाँ पे APMC एक्ट नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली फार्मर्स से ये प्रोक्योरमेंट की जाती है. ये जो पूरा सिस्टम हमने समझा, दिस वाज अबाउट द सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट. नाउ इसके बाद अगर हम सेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट के बाद अब हम मूव करते हैं टू दी डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम. डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट सिस्टम में स्टेट गवर्नमेंट और उनकी जो एजेंसीज़ हैं, ये जो ग्रेन्स हैं उन्हें प्रोक्योर भी करते हैं, स्टोर भी करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एलोकेशन फॉर द टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अदर वेलफेयर स्कीम्स. यहाँ पे राइस, वीट, कोर्स ग्रेन्स, इसको खरीदना, इसको स्टोर करना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सब कुछ किसके पास चला जाता है? स्टेट के पास चला जाता है. सेंट्रलाइज में क्या था कि जो स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसीज़ हैं वो प्रोक्योर कर रही हैं, लेकिन प्रोक्योर करने के बाद दे आर हैंडिंग इट ओवर टू FCI फॉर स्टोरेज एंड देन FCI इज़ फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिंग इट. डिसेंट्रलाइजेशन में स्टेट गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं वही प्रोक्योर कर रही हैं, वही स्टोर कर रही हैं और वही डिस्ट्रीब्यूट भी कर रही हैं. एंड देयरफॉर दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज्ड प्रोक्योरमेंट. एंड ऐसा करते हुए जो भी एक्सपेंसेस हैं, जैसे कि MSP या फिर आड़तिया या फिर सोसाइटी कमीशन जितना था, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस कितने लगे, मंडी में लेबर चार्जेस कितने थे, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, कस्टडी एंड मेंटेनेंस चार्जेस, इंटरेस्ट चार्जेस, गनी कॉस्ट, मिलिंग चार्जेस, स्टैट्यूटरी टैक्सेस, इन सब को एक्चुअल बेसिस पे रीइंबर्स किया जाता है. So the cost of excess stocks, it is then handed over to FCI, to be reimbursed. Now as per the portal, जो वीट है वो जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसीजर के थ्रू 8 स्टेट से प्रोक्योर की जाती है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड महाराष्ट्र. एंड इसके बाद अगर हम देखें कि जो प्रोक्योरमेंट की जाती है वो किस प्राइस पे की जाती है, तो याद रखेंगे कि जो गवर्नमेंट है दे आर पेइंग फॉर दिस एंड गवर्नमेंट बाय दिस वीट एट द MSP के लेवल पे इस वीट को खरीदा जाता है. MSP को डिक्लेयर किया जाता है बिफोर द सोइंग ऑफ द क्रॉप ईच ईयर. एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये प्रीलिम्स में पूछा भी जाता है, दैट MSP इज डिसाइडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, CACP हमारा MSP डिसाइड करेगा, एंड जो कि हर साल सोइंग सीजन से पहले डिक्लेयर किया जाता है. इस साल 2022 एंड 23 राबी सीजन में वीट का जो MSP तय किया गया है, दैट इज़ ₹2015 पर क्विंटल. इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स दे कैन पे बोनस ओवर एंड अबव दिस पर्टिकुलर MSP. MSP फ़िलहाल 23 फार्म कमोडिटीज़ के ऊपर एप्लीकेबल है, जिसमें वीट और राइस इंक्लूड होती है. हाउएवर
There is no statutory backing for MSP or any law that is mandating their implementation. इससे पहले जब हम farmers protest देख रहे थे, this was a whole year-long agitation against the 3 farm laws in 2020 and 2021. Farmers wanted legal guarantee for MSP, and which government declined to concede. So currently, government is carrying out the procurement of only 23 of these commodities at the minimum support price. Now, जब agencies procurement करती हैं, they make sure that जो stock है it is brought to mandis and are purchased as per the specification. The farmers who get a better price from a private player, they are free to sell it elsewhere. ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि गवर्नमेंट को ही सेल करना है. अगर प्राइवेट प्लेयर अच्छी डील दे रहा है, सो फार्मर इज़ फ्री टू सेल their produce to the private seller as well. And then it is important to know that how the quality of the wheat is ensured. So farmers, they bring their produce to the procurement center and then they dump it in heaps. And then comes the quality control manager or the technical assistant. They take the sample and they check the quality. And if there have been concern over the quality of the wheat, इस साल काफ़ी ज़्यादा concerns रहे हैं due to high temperature in March. And there have been complaints about shriveled grains, especially from Punjab, because there was high temperature in the month of March. तो इसके बाद अब प्रोक्योरमेंट किस तरह होती है, किस प्राइस पे होती है, क्वालिटी कैसे इंश्योर की जाती है. देन कम्स व्हेन डज दिस प्रोक्योरमेंट टेक प्लेस. तो प्रोक्योरमेंट के जो टाइमिंग्स हैं वो स्टेट टू स्टेट डिफ़र करते हैं. करंट मार्केटिंग सीजन में जो प्रोक्योरमेंट है वो इनिशियली 8 स्टेट से शुरू हुई है. पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड, गुजरात, दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर. एमपी में ये मार्च 15 को शुरू हो गई थी. हिमाचल और बिहार में बिगिन अप्रैल 15 एंड अप्रैल 20. तो डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग टाइम्स पे प्रोक्योरमेंट की जाती है. नाउ विद द एक्सेप्शन ऑफ 2020, Punjab has traditionally been number 1 contributor to the central pool for the wheat. यहाँ पे एक्सेप्शन 2020 है क्योंकि 2020 में मध्य प्रदेश contributed the most in 2020. तो ये कुछ एक ट्रेंड है, इसे याद रखेंगे. So what is the cost to the government? Now FCI defines the economic cost as the total cost. इसके अंदर एक्विजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को इंक्लूड किया जाता है. तो बेसिकली इसमें MSP इंक्लूड होगा, प्रोक्योरमेंट की जो इंसिडेंटल कॉस्ट है वो इसमें इंक्लूड होंगी, स्टेट टैक्सेस इसमें आते हैं, जो आड़तियर्स और सोसाइटीज़ को जो कमीशन दिए गए हैं वो यहाँ पे इंक्लूड होंगे, कॉस्ट ऑफ बैगिंग मटेरियल इज़ इंक्लूडेड, मंडी लेबर, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड. एंड जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो टोटल कॉस्ट के तौर पे तय की जाती है. FCI ने करंट सीजन के लिए जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वीट की उसे 2588.70 पर क्विंटल तय किया है. एंड अब ये पता होना चाहिए कि प्रोक्योरमेंट होगी कितनी, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द वीट प्रोक्योरमेंट. तो गवर्नमेंट ने 444 लाख मेट्रिक टन का टारगेट सेट किया है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द वीट. लास्ट साल से ये ज़्यादा है. लास्ट ईयर ये 433 लाख मेट्रिक टन था. एंड जिसमें कि पंजाब सबसे ज़्यादा प्रोक्योरमेंट की गई है, फॉलोड बाय MP, देन हरियाणा, देन यूपी, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, गुजरात, JNK, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली. दिस इज़ द मेन वीट ग्रोइंग बेल्ट ऑफ इंडिया. इसके अलावा अगर हम एनुअल रिक्वायरमेंट की बात करें जो गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही हैं, तो सेंट्रल पूल से अराउंड 300 लाख टन्स ऑफ टेक होता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013. इसके अलावा जो बाकी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इसमें इंक्लूड होती हैं. एंड ड्यूरिंग 2021 एंड 2022 तब जो ऑफ टेक रहा है दैट वाज अराउंड 294.70 लाख टन्स. एंड इसके अंदर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना इंक्लूड हो जाता है, आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स को पैंडमिक के दौरान हेल्प दी गई थी. तो ये सब कुछ इसी प्रोक्योर्ड वीट और ग्रेन्स के स्टॉक से किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से रिलेटेड है. सो दिस
insolvency and bankruptcy code, this was enacted in 2016. इसे 2016 में enact किया गया था and it replaced a host of laws. And इस पूरा insolvency and bankruptcy code का जो main aim है, that is to streamline and speed up the resolution process. हमारे पास जो failed businesses होते हैं उनका जो resolution process होता है उसे स्पीड अप करने के लिए, स्ट्रीमलाइन करने के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को लाया गया. इस कोड के अंदर जो करंट लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है उसके प्रोविजंस को ऐड किया गया सो दैट वी फॉर्म अ कॉमन फोरम फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ ऑल द क्लासेस टू रिजॉल्व देयर इंसॉल्वेंसी. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ वन स्टॉप सोल्यूशन. ये हमारे लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन है जिसमें जितनी भी इंसॉल्वेंसीज हैं उनको सॉल्व किया जाता है. इससे पहले ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था विद नो इकोनॉमिकली एक्सेप्टेबल रेमेडी. तो बेसिकली इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 ये इंडिया का बैंक्रप्सी लॉ है एंड इसका मेन एम है कि जितने भी एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क्स हैं उनको यूनिफाई किया जाए और एक सिंगल इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी लॉ लाया जाए. यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना होगा कि इंसॉल्वेंसी क्या होता है. व्हाट इज़ इंसॉल्वेंसी? सो समझेंगे दैट इंसॉल्वेंसी इज़ अ कंडीशन जहाँ पे जो डेटर है दे आर अनएबल टू पे हिज और हर डेट. जो भी डेटर था वो अपना जो भी डेट था, जो भी उन्होंने लोन लिया था, दे आर अनएबल टू पे इट. दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी. एंड इसके बाद आता है बैंक्रप्सी. बैंक्रप्सी क्या होता है? बैंक्रप्सी इज़ अ लीगल प्रोसेस जिसमें जो भी इंसॉल्वेंट पर्सन है, जो कंपनी है, उनको इन्वॉल्व किया जाता है हु इज़ अनएबल टू पे और हिज और हर डेट. तो बैंक्रप्सी एक लीगल प्रोसेस हो जाता है. तो इंसॉल्वेंसी एक कंडीशन है जिसके लिए आता है बैंक्रप्सी जो कि एक लीगल प्रोसेस आता है. ना इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर क्लियर और फास्टर इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर्स को इस्टेब्लिश किया गया है ताकि जो क्रेडिटर्स हैं, अब किसी को लोन दिया है तो क्रेडिटर कौन होगा? इन केसेस में बैंक होगा. तो जो क्रेडिटर्स हैं उनको असिस्टेंस मिल सके सो दैट जो भी उनका डेट है वो उसे रिकवर करें और जो बैड लोन की जो सिचुएशन है उसे अवॉइड किया जाए. इट इज़ अ मेजर ड्रैग ऑन आवर इकोनॉमी. तो इसमें जितने भी इंसॉल्वेंसी कोड थे जो कि बिजनेसेस पे लगते हैं, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल्स, वो सब यहाँ पे इसके ऊपर अप्लाई किए जाते हैं. तो यहाँ पे अगर हम इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के बेनिफिट्स देखें तो डेफिनेटली पहला बेनिफिट तो यहाँ पे ये आता है दैट इसकी वजह से वी सी फास्टर रेजोल्यूशन. जो भी इंसॉल्वेंसी के केसेस होते हैं वो काफ़ी जल्दी रिजॉल्व होते हैं. एंड एज पर December 2020, 86% ऑफ द करंट बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेसेस हैड पास्ड अ 270 डे मार्क. इसके अलावा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड की वजह से हमारी जो डेट और ऑटोनॉमी है वो यहाँ पे इंक्रीज़ होती है. अलॉन्ग विद दिस जो एरेंट प्रमोटर्स थे वो अब्यूजिंग दिस सिस्टम वो यहाँ से प्रिवेंट होते हैं. एंड दिस रिजल्ट्स इन फेयर रेजोल्यूशन एज वेल एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द जॉब लॉस. हाउएवर वी ऑल्सो हैव सम चैलेंजेस टू दिस बैंक्रप्सी कोड, जैसे कि वी हैव द पुअर अप्रूवल रेट. हमारे पास इसका जो अप्रूवल रेट है वो काफ़ी पुअर है. एंड देन देयर इज़ ग्रेट एम्फोसिस ऑन लिक्विडेशन. तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी का जो गोल है दैट इज़ टू एनकरेज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेजोल्यूशन. लेकिन ये देखा गया है कि ऑन द अदर हैंड इसका जो ज़्यादा एम्फोसिस है दैट हैज़ बीन ऑन लिक्विडेशन. तो इससे कहीं ना कहीं कंट्री का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है वो यहाँ से लिमिट अप होता है. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल यूके एंड रवांडा के बीच में हुई असाइलम डील से रिलेटेड है. सो यूनाइटेड किंगडम हैज साइंड अ डील विद रवांडा दैट दे विल सेंड सम असाइलम सीकर्स टू दिस ईस्ट अफ्रीकन नेशन. एंड इसे लेकर यूके के प्राइम मिनिस्टर इवन बोरिस जॉनसन ने कहा दैट दिस विल सेव काउंटलेस लाइव्स फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग. नाउ यूनाइटेड किंगडम ने रवांडा के साथ ये डील क्यों साइन की, पहले इस चीज़ को समझते हैं. वेल, यूनाइटेड किंगडम इज़ फेसिंग द इमिग्रेंट क्राइसिस ओवर देयर. यूके में काफ़ी ज़्यादा जो इमिग्रेशन है या फिर जो इमिग्रेंट्स हैं वो पहुंच रहे हैं.
2018 से ही यूनाइटेड किंगडम में रिफ्यूजीज़ का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा राइज़ हुआ है, असाइलम सीकर्स का नंबर काफ़ी राइज़ हुआ है, स्पेशली दोज who were crossing it coming from France and Dover in England. एंड इन माइग्रेंट्स और असाइलम सीकर्स की वजह से ये मेनली हमारे जो वॉर टोन कंट्रीज जैसे कि सूडान, अफ़गानिस्तान, येमेन, ईरान और इराक, यहाँ से मेनली ये माइग्रेंट्स यूके पहुँच रहे थे. एंड यूके हैज़ अडॉप्टेड दिस हार्ड लाइन स्टैंड ऑन इलीगल माइग्रेशन, एंड इस क्रॉसिंग की वजह से दिस हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड एन इमिग्रेशन क्राइसिस ओवर देयर. जिसके बाद द नेशनैलिटी एंड बॉर्डर्स बिल 2021 यूके में आया. इट इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन. दिस बेसिकली अलाउज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू स्ट्रिप एनीवन सिटीजनशिप विदाउट नोटिस अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस. एंड ये जो यूनाइटेड किंगडम ने रवांडा के साथ जो डील की है, दिस इज़ द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वन सच ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट बिल, जिसके अंदर जो इलीगल एंट्री से यूनाइटेड किंगडम में पहुंच रहे हैं उनको यहाँ पे डेटर किया जाएगा. सो व्हाट इज़ दिस रवांडा डील? सो यूके एंड रवांडा माइग्रेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्टनरशिप, जिसको शॉर्ट में हम रवांडा डील कहते हैं, दिस इज़ अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच हैज़ बीन साइंड बाय बोथ द कंट्रीज. अंडर दिस डील, रवांडा विल कमिट टू टेक इन asylum seekers who will arrive in UK on or after January 1st, 2022. जो भी इलीगली या फिर अनलॉफुल बॉर्डर क्रॉसिंग के थ्रू, माइग्रेशन के थ्रू यूके पहुँचे हैं आफ्टर 1 जुलाई 2022 और ऑन 1 जुलाई 2022, उनको रवांडा भेजा जाएगा. एंड रवांडा इज़ कमिटेड टू टेक सच असाइलम सीकर्स. सो रवांडा बेसिकली विल फंक्शन एज अ होल्डिंग सेंटर, जहाँ पे जो असाइलम पार्टिसिपेंट्स हैं दे विल वेट till the Rwandan government they make decisions about their asylum or their resettlement petition in Rwanda. Rwanda will on their own part will accommodate anyone who is not minor and does not have a criminal record. अब इस डील का अगर हम रैशनल समझें तो दिस डील इज काइंड ऑफ एमिंग टू कॉम्बैट द पीपल स्मगलर, those who charge some high prices from the vulnerable migrants to put them in unseaworthy boats from France to England. एंड काफ़ी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे मास ड्रॉनिंग्स भी देखने के लिए मिली हैं कि इस तरह से चार्जेस लेकर बोट से बिठा दिया गया और वो इंग्लिश चैनल को क्रॉस करते करते डूब गई. एंड यूके हैज़ कंटेंट्स दैट दिस सोल्यूशन टू द माइग्रेंट इशू इज़ ह्यूमेन एंड दे मेंट टू टारगेट द गैंग दैट रन सच काइंड ऑफ इलीगल क्रॉसिंग. तो यहाँ पे बड़ी चीज़ ये आती है कि क्या इस रवांडा डील के साथ यूनाइटेड किंगडम की जो इलीगल माइग्रेशन की प्रॉब्लम है क्या वो सॉल्व होगी? नाउ दिस डील विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ मैटर ऑफ वीक अनलेस इट इज़ चैलेंज्ड और स्टेड बाय द ब्रिटिश कोर्ट. नाउ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन इज़ अनडाउटेडली ब्रेसिंग फॉर सच लीगल challenges. So it remains unclear if this Rwanda deal will solve the problem of unlawful crossings or not. इस तरह के सिमिलर एक्सपीरियंसेस इंडिकेट करते हैं कि इस तरह की जो पॉलिसीज़ आती हैं ये पूरे तरीके से पीपल स्मगलिंग को कॉम्बैट नहीं कर पाती. However, this deal is also attracting criticism. There are several activists and refugees, human rights organizations who are strongly opposing this new deal. There are dangers of transferring refugees and asylum seekers to the third country without sufficient safeguards. Here, refugees are traded like commodities and they are transferred abroad for processing. Such arrangements simply shift the asylum responsibility and they clearly evade the international obligation and which are contrary to the letter and spirit of the Refugee Convention. एंड रवांडा की अगर हम बात कर रहे हैं, इट हैज़ देयर ओन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स, सस्पिशियस डेथ्स इन कस्टडी, अनलॉफुल एंड आर्बिट्रेरी डिटेंशन, टॉर्चर, abusive prosecution, and this particularly targets the critics and the dissidents. Then comes another question कि क्या किसी और कंट्री ने इस तरह का asylum seekers overseas भेजे हैं या नहीं? The answer is yes. It includes countries like Australia, Israel, Denmark. They have been sending their asylum seekers overseas. Australia has been making full use of their offshore detention centers since 2001.
Israel is also choosing to deal with the growing influx of asylum seekers and illegal migrants from Sudan and Eritrea by striking some deals with the third countries. So those rejected for asylum, they were given the choice of returning back to their own country or accepting $35,000 or a plane ticket to the third country. They face the threat of arrest if they choose to remain in Israel. So this is how the entire situation of overseas asylum seeker is done and the details of UK-Rwanda deal. So that is all for this video. आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने important editorials जो थे उन्हें देखा, डिस्कस किया. I will see you all in my next one. Thank you so much.